सर जैसे अभी बात करी हमने कि इनके सोर्सेज होते हैं मेज, व्हीट और शुगर केन। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है शुगर केन से मिल रहा है एथेनॉल का, अभी तक वो मॉडल सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन शुगर केन के साथ में एक प्रॉब्लम और ये आती है कि वो पानी बहुत लेता है और उसकी वजह से सॉइल में भी वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो ऐसे और कौन से क्रॉप्स या रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनसे हम एथेनॉल प्रोड्यूस कर। मैम देखिए, पहले ये कहना कि शुगर पेन पानी ज़्यादा लेता है, ठीक है। लेकिन ये कहना है कि वाटर लेवल स्कार्सिटी जो हो रही है और ड्यू टू शुगर केन हो रही है, ऐसा नहीं। आपको इसके लिए सॉइल के स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमारी मिट्टी की संरचना हजारों साल पहले हुई थी और उस समय इसमें दो चीज़ें देखी जाती है। वो था कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। एक स्वस्थ मिट्टी के अंदर कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो 20 से 30 रेशियो 1 होना चाहिए, है ना? करेक्ट। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा मिट्टी में 0.5% होनी चाहिए। लेकिन 1965 में जब हमारे देश में अकाल पड़ा, उसके बाद जब से हमारे देश में ग्रीन रेजुलेशन आई, हमने यूरिया, डीएपी, पोटास का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जब हम यूरिया का प्रयोग अपने मिट्टी में करने लगे, तो इसमें क्या होता है, यूरिया के एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर लीच होता है, मिट्टी के अंदर लीच होता है। जब मिट्टी के अंदर लीच होता है यूरिया या डीएपी, जो डाई अमोनिया फॉस्फेट कहते हैं, जब इसको देते हैं तो कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर एक जगह पे पड़ा रहता है। अब जब नाइट्रोजन का रेशियो बढ़ता है और कार्बन का रेशियो रिड्यूस होता है, या डीएपी जो पड़ा रहता है जिससे अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो अमोनिया गैस क्या करता है, जहाँ पे भी अमोनिया होता है वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है। जैसे आप फ्रीज के अंदर कोई चीज़ रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो सड़े ना। तो सड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता। बाहर क्यों सड़ता है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन होता है। जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ लिविंग जो ऑर्गन्स होंगे वो रहेंगे और उसको खराब करेंगे, लेकिन फ्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता। आप मिट्टी के अंदर जब डीएपी डालते हैं, जब अमोनिया गैस आती है, नाइट्रोजन की मात्रा जब बढ़ती है, तो वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु ऑक्सीजन डिफिशियंसी की वजह से मर जाते हैं। जब वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी से मर जाते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गन्स के मूवमेंट से जो सॉइल के अंदर फ्लोरा बनता था वो खत्म हो जाती है और मिट्टी हो जाती है हार्ड, और ओके। पानी चली जाती है नीचे। अब पानी चूंकि नीचे चली गई, तो प्रकृति का एक नियम है कि सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी का पानी वेपराइज होकर बादल का निर्माण करता है, तब जाकर पानी होती है। जी। अब चूंकि पानी नीचे चली गई तो उसको वेपराइज करने के लिए हीट को भी बढ़ना होगा, तो हीट की समस्या से हम प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब इतना पानी नीचे चला गया कि पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हो पा रही, पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हो पा रही है, तो बादलों का निर्माण भी कम हो रहा है। कहीं पे बादल फट रहे हैं, कहीं पे सूखा पड़ रहा है। आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन पे बात करना होगा। ये कह देना कि शुगर केन की वजह से ऐसा हो रहा है, अल्टरनेट्स बहुत सारे हैं और आ रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये इस पे काम कर रहे हैं और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्द बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उसको हम एक्सेप्ट करना सीखें और जो चैलेंजेस हैं उनको मिलकर फाइट करें उसके अगेंस्ट, और उसके लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। बहुत जल्द बहुत सारे लोग बेकार हो जाएंगे, और स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर, वकील, मेरे को तो सबसे ज़्यादा ये लगता है कि उनके लिए बहुत बड़ा खतरा। चैलेंज है। हाँ, लेकिन दूसरे तरफ एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद एग्रीकल्चर उस दिन एक स्कोप बचा रहेगा जिसमें लोग शायद अपनी बेटर ब्रेड एंड बटर के लिए काम बिल्कुल। कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि एआई तो है एग्रीकल्चर के लिए और होना भी चाहिए एआई, बट अपने को समझना होगा कि क्या हमारे फार्मर एआई लेवल पे पहुंचा है। तो आज की डेट पे अगेन वही मैंने कहा, 98% पर्सन को पता ही है। बताइए। 2% लोग हैं जो शायद एआई यूज करने के काबिल हैं और कर सकते हैं। लेकिन मास जो है 98% उनके लिए एआई क्या कैपेबल है और क्या उनको हम ये बात समझा सकते हैं। उससे पहले हमें किसानों को ये समझाना होगा कि एक प्लांट का फंक्शन क्या होता है। जैसे किसी पौधे में जो पानी है, हमें पता होना चाहिए कि किसी पौधे को पानी कब देना है, कितना देना है, पौधे को कौन सी फर्टिलाइजर देना है, कितना देना है और कब देना है। आज के 10 दिन बाद पौधे में कौन सा डिजीज या इंसेक्ट का प्रेशर आएगा, और उसके लिए मुझे प्रिवेंटिव मेजर्स में कौन से स्टेप्स लेने, ये सारी चीज़ें एआई टूल्स के माध्यम से हैं। लेकिन हमारे किसानों को इसके लिए समझना होगा कि
जानना होगा कि स्टोमेटा क्या होता है, जिसको हिंदी में पर्णछिद्र कहते हैं। उनको ये जानना होगा कि किस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और किस तरीके से वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये फंक्शन आज भी हमारे देश के किसानों को, जो बेसिक फंक्शन होती है, ये सब चीज़ें नहीं पता है। वो जरूरी है भी किसानों को सबसे पहले बेसिक्स की ट्रेनिंग मिले। एआई तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। हमारे यहाँ किसानों को अभी भी नहीं पता है कि पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम खरीफ में रुपाई करेंगे तो सनलाइट रेडिएशन उसमें प्रॉपर पड़ेगा, सूरज के प्रकाश प्रॉपर आने की वजह से 2-3 कुंटल उनका यील्ड बढ़ सकता है। उनको ये भी नहीं पता है कि क्रॉप जब लगा रहे हैं अगर कुछ दूरों पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें तो पता चला कि एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, क्योंकि किसी भी पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए हवा, पानी और सूरज के प्रकाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बेसिक्स है। तो ये चीज़ें कैसे मैक्सिमम पौधे को मिल सके ताकि पौधा अपना प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को प्रॉपर करके हाई यील्ड को प्रोड्यूस करें। तो ये सब चीज़ें अभी हमारे यहाँ मेरे को मतलब लगता है बहुत बहुत सारे गैप है। बहुत बड़ा गैप है। पहले तो ये स्टेप्स हैं और एआई आ चुकी है, इंडिया के अंदर यूज़ हो रही है और यूज़ भी करना चाहिए, बट ये एडवांस फार्मर्स के लिए अभी सोफा आने वाले समय में जब ये प्रॉपर वे में होगा तो मुझे लगता है कि सारे लोगों के लिए होगा और सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। पर अभी के लिए हम ये मान के चले कि ये बहुत बड़ा गैप है। अवेयरनेस का बहुत बड़ा गैप है, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा गैप है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एग्रोनॉमी। जैसे हमने बात करी कि फार्मर सुसाइड एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए, तो क्या जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास खेत है, जो मिट्टी से जुड़े हैं, आज के डेट में फार्मर्स के ही बच्चे फार्मिंग नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम इस एंगल पे, इस नज़रिए पे बात करके देखें कि जो यूथ हैं, जिनके पास लैंड है, क्या वो यूथ अगर फार्मिंग में उतरे तो हमारा देश ग्रोथ अच्छा कर सकता है? मैं कहूँ ना, ये मिथ है कि यूथ खेती नहीं करना चाहता। आज हमारे यहाँ युवा ही सबसे ज्यादा खेती करना चाह रहे हैं, बल्कि जो किसान है ना वो अपने बेटे को इस तरफ लाना नहीं चाह रहे। मैं रोज आर्टिकल लेकिन देखता हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खेती में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट प्रेशर आज बहुत ज्यादा है। आधे से अधिक लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैं पीसफुली शायद कॉर्पोरेट से ज्यादा कमा सकता हूँ। तो युवा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, बहुत आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें जितने भी युवा है ना वही शायद इस पॉडकास्ट को लाइक भी करेंगे और वो जानना चाहेंगे कि कैसे। मेरी कई पॉडकास्ट हैं जिसमें मैंने बताया है कि कैसे 1 एकड़ में आप 10 लाख 12 लाख की इनकम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो युवा आ रहे हैं यहाँ पे और ये बहुत बड़ा फील्ड है और मैं आह्वान भी करूंगा युवाओं से कि आप आएं और आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चैलेंज जो बैरियर्स हैं हमारे यहाँ फार्मर के सुसाइड का, तो मैं सबसे पहला चीज़ें मैंने कहा ना कि उनको मोरल सपोर्ट नहीं। कोई भी आदमी टूटता तभी जो उसको मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, बैंक से उसको फिनेंशियल असिस्ट नहीं करेंगी, उनका नुकसान मौसम की वजह से हो जाएगा, उनको बीमा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें टूटता है। मैं किसानों से कहता हूँ, मैं सरकार से भी कहता हूँ, मैं समाज से भी कहता हूँ कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन आप बनाए, एफपीओ जो बनाया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इसका क्रियान्वयन सही तरीके से करें। अगर 50 किसान मिल जाएं, अब मेरा मान लीजिए 2.5 एकड़ का खेत है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा कि मैं क्या लगाऊं जिसमें मुझे बेटर रिटर्निंग मिले। और हो सकता है कि मुझे बेटर रिटर्निंग मिल भी गया तो मेरे गांव के 25 लोग और हैं जो खेती कर रहे हैं, साथ उनको बेटर रिटर्निंग ना मिले, तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, तो सुसाइड कर लेंगे, अगले साल मेरी बारी होगी। लेकिन अगर अब एक गांव में 100 लोग हैं और 100 लोगों के पास 2.5 एकड़ का रकबा है, 250 एकड़ होती है, अगर हम 250 एकड़ किसान आपस में मिलकर ये निर्णय लें कि 10 एकड़ में हम गन्ना बोएंगे, 10 एकड़ में हम राइस लगाएंगे, 10 एकड़ में हम सब्जी लगाएंगे, 10 एकड़ में हम मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। अगर ऐसे करके हमने 25 चीज़ों का ट्रांसप्लांटिंग किया है तो हो सकता है कि 10 चीज़ों में मुझे रेट ना मिले, लेकिन 15 चीज़ों में बेटर रिजल्ट ये रेट मिलेगा। और एंड ऑफ द जो डे जो हमारी प्रॉफिट और लॉस है, अगर उसको इक्वली हम, हमारा जो भी फार्म लैंड है उसके अकॉर्डिंग इक्वली अगर हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो सारे लोग विन विन सिचुएशंस पे होंगे।
सारे लोगों को मोरल सपोर्ट मिलेगा, सबको ये लगेगा कि इस पे उगने वाला खेती मेरे अकेले का नहीं, पूरे 100 लोगों का है। ये विन विन सिचुएशन कहलाता है। आपको याद होगा दुनिया में जब इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी तो कॉरपोरेशन से हुई थी। दिस इज द परफेक्ट मॉडल ऑफ कॉरपोरेशन। और कहीं ना कहीं हमको सहकारिता की तरफ जाना होगा। ये सहकारिता का भी बेस्ट मॉडल है, और ये ना केवल एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, डेयरी में, हर चीज़ों में इसको करके और शायद एक अच्छे रिजल्ट की हम उम्मीदें कर सकते हैं। इसका सही क्रियान्वयन जरूरी है। जसपुर एरिया में बहुत आसानी से लीची होती है, इंस्टेड ऑफ लीची अगर वहाँ लौंगान की खेती किया जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा हो। वहाँ पे अ, अगर मैं इसकी बात करूं मेडिसिनल प्लांट के, वहाँ लाल मिट्टी है तो वहाँ पे बहुत अच्छे आप सफ़ेद मूंगफली की खेती कर सकते हैं, अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपको सब्जी की खेती करो तो सिर्फ सब्जी की खेती मत करो, सीरियल क्रॉप करो तो सिर्फ, आप अपने टोटल फार्म लैंड को अलग अलग भागों में बांटो और समावेशित खेती करें आप। वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि वो गिरेगा तो टूट जाएगा, सारे बर्बाद हो जाएंगे। क्या करो, अलग अलग जगह रखो। तो किसानी में भी ये चीज़ें हैं, वो का समावेश करें। कुछ भागों में आप सब्जी की खेती करें, कुछ भागों में मेडिसिनल प्लांट की खेती करें, और इनके साथ साथ आप फ्रूट फार्मिंग को करें। तो ऐसे मॉडल्स को जब आप समावेशित खेती के माध्यम से जब आप अपनाते हैं, एफपीओ मॉडल, सहकारिता का मॉडल में अपनाते हैं, मुझे लगता है कि इनकम को न केवल दोगुना बल्कि उससे कई एक्स लगा सकते हैं, 2x 3x, वट एवर इफ यू वांट। कैसा आपका प्लान है, कैसा मार्केट इंटेलिजेंस आपके पास, चूंकि मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग जब आप ग्रो करेंगे, चूंकि आप जब ये करेंगे तो मार्केट का इनपुट भी लेंगे कि क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में है, क्या चीज़ें सूट कर रही है। जब आप रिसर्च ओरिएंटेड कोई चीज़ों का कल्टिवेशन करेंगे तो मल्टीपल एक्स आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हर रीजन का अपना क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। पैन इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र का क्लाइमेट अलग है, हमारे साउथ इंडिया का क्लाइमेट अलग है, ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट अलग है, हमारे सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट अलग है। और यहाँ पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे यहाँ भी वेरिएशन बहुत है। बस्तर का क्लाइमेट अलग है, सरगुजा का क्लाइमेट अलग है, और जिस रीजन में अभी हम बैठे हैं यहाँ का क्लाइमेट अलग है। यहाँ के हिसाब से आप कैसे कैसे क्रॉप सोचते हैं कि फार्मर्स को करना चाहिए जिससे वो यील्ड काफी अच्छा मिल सके? देखिए, अगर आप रायपुर की बात करेंगे तो ऑफ सीजनल मैंगो खेतियाँ बहुत अच्छी हो सकती है। अब उसमें वेराइटीज़ आती हैं, जैसे स्वीट कार्डेमन मैंगो है। तो स्वीट कार्डेमन मैंगो या बारी 11 मैंगो, बारी 13 मैंगो, ये मैंगो साल में 3 बार 2 बार फल देती है। तो ऑफ सीजन में अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर में भी यहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक होता है। तो अगर जुलाई अगस्त में जब यहाँ पे फ्लावर इनिशिएट होगी तो फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा ड्यू टू टेम्परेचर, ओके। क्योंकि मैंगो का जो फ्लावर्स होती हैं वो ग्रो होती हैं हॉट वेदर में। यहाँ पे वो बहुत सक्सेस होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिग की, अंजीर की, तो अंजीर की बहुत संभावनाएं अच्छी हैं। ड्रैगन तो कहीं पे भी हो सकती है। हॉट वेदर पे आज की डेट पे एवाकाडो है, हैज़ एवाकाडो है, जो ट्रॉपिकल वैरायटी, वो यहाँ सक्सेस हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्पल्स की, जो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ हैं वो यहाँ सक्सेस हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसमें आप पॉली हाउस का निर्माण कर लें और कंट्रोल इन्वायरमेंट में भी कल्टीवेशन की जा सकती है। उसके लिए भारत सरकार 50% सब्सिडी दे रही है। तो आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है जो आपके करने की इच्छा है, यहाँ पे पॉली हाउस के अंदर आप रोज़ का, जरबेरा का, ऑर्किड का, कार्नेशन का कल्टीवेशन करके अपनी इनकम ग्रो कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है तो अपने घर के छत पे आप हाइड्रोफोनिक का सेटअप करके भी अपने एक इनकम कर सकती हैं। कुछ नहीं है, आपके पास एक 10 बाई 10 का कमरा है तो वहाँ पे राइपनिंग चेम्बर की स्थापना करके आप कॉडीसेप मशरूम या बटर मशरूम की खेती करके या सैफरॉन कल्टीवेशन करके भी आप इनकम कर सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहूँ कि एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है कि आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरत है सही ट्रेनिंग का, सही गाइडेंस का, और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का। मेरा अगला सवाल आता है,
छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ हम खुद भी जानते हैं बहुत सारे ग्रेन के हमारे पास में वैरायटीज हैं। जवा फूल है, गोविंद भोग है, बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर चलती हैं। क्या ये भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से ही ग्रो होती हैं? बिल्कुल। देखिए कहीं पे जो किसी चीज़ का एरोमा है या किसी चीज़ का जो टेस्ट है वो उसके जियो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डेफिनेटली होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी वैरायटी हैं, जैसे मैं सरगुजा की बात करूँ तो जीरा फूल। जीरा फूल जी। जीरा फूल वहाँ का जीआई टैगिंग मिला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो ऐसी चीज़ें हैं उनको पहले तो संरक्षित करें, उनकी जीआई टैगिंग लें और उनकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट पे उसकी मार्केटिंग की जाए। दूसरी चीज़ कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ नहीं, सिर्फ पार्ट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ आप कह सकती हैं। अगर नॉर्दर्न पार्ट में जाइएगा तो नॉर्दर्न पार्ट क्या है, वो कहीं ना कहीं रेनफेड एरिया है, बरसात के पानी पे वहाँ पे आधारित खेती है, तो वो एरिया आपके फ्रूट फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। ओके। वैसे ही अगर आप बस्तर की बात कीजिएगा तो बस्तर का जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मिलेट मिशन के लिए आपकी परफेक्ट एक आइडियल जगह हो सकती है ना। तो आपको क्लासिफाइड करना होगा। धान का कटोरा कह देने से पूरे राज्य को आप धान का कटोरा मत बना दे। और धान पे बस एक राजनीति है, चूंकि इसलिए हो क्या रहा है कि अपलैंड में भी लोग धान लगा रहे हैं, डाउनलैंड में भी धान लगा रहे हैं। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि 10th फेल लड़के को भी आप सीए बनाना चाह रहे हो, और जो लड़का आईएएस की तैयारी लायक है उसको भी कह रहे हो कि सीए बन जाओ। तो ये चीज़ें हैं। आपको मैंने अगेन कहा था कि आपको चीज़ों को डीप एनालिसिस करना होगा और अकॉर्डिंगली आप प्लान करके फिर उस तरीके की चीज़ें आप ग्रो करें, कल्टीवेट करें। अगर हम माइक्रो क्रॉप्स की बात करें, जैसे कि आपने अभी सैफरॉन कल्टीवेशन की बात करी, और भी इस तरीके के माइक्रो क्रॉप्स ग्रो करने आजकल मार्केट में बहुत सैफरॉन देखिए अभी बहुत तेजी से एक चीज़ें हो है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोग्रीन। माइक्रोग्रीन कुछ नहीं है, कुछ मेडिसिनल और कुछ हर्ब्स हैं जो 2 से 4 पत्ते के जब होते हैं तो उसको कट करके एज अ सैलाड वगैरह लिया जाता है, हालांकि उसकी मात्रा बहुत कम होती है। खासकर ये कैंसर पीड़ित जो लोग होते हैं उनको देते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट डाइट देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है तो जो कैंसर के बैक्टीरिया हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। माइक्रोग्रीन्स क्या करता है, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और कार्बोहाइड्रेट उसमें ना के बराबर हो जाता है। ये भी बहुत तेज़ी से मेट्रोज में या कैपिटल्स जो हैं उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी भी खेती आप उसमें कर सकती हैं। सैफरॉन तो एक पार्ट है। कॉर्डिसेप मशरूम क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर डेड सेल्स हैं उसको रिवाइव करने का काम करता है, तो उसकी भी वो कर सकते हैं। ऐसे तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि आप खेती कर सकते हैं, जिसके लिए लैंड की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटे से कमरे में भी ये चीज़ें करके अपनी इनकम को चालू कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में भारत एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोजीशन रखता है। तो ऐसे 5 कौन से आप क्रॉप या ग्रेन बता सकते हैं या प्रोडक्ट बता सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छे से इंडिया देखिए 5-10 के यहाँ तो हज़ारों चीज़ें हैं। आपको वैल्यू एडिशन करना होगा। जैसे मैं सिंपल पूछूं, आप गृहिणी हैं, आप बाजार में जाती होंगी, मिर्च खरीदती होंगी, तो मिर्च कैसे कैसे भी मिलता है, कैसे रुपए केजी मिलता है? सॉरी मैंने गलत सवाल पूछ दिया शायद, क्योंकि औरतें तो अमूमन धनिया और मिर्च सब्जी के साथ ही भी खाती हैं। यानी जस्ट जोकिंग। हार्डली 100 रुपए। 100 रुपए। ओके। और चिली फ्लेक्स कैसे मिलते हैं? चिली फ्लेक्स ज्यादा काफ़ी महंगा मिलता काफी है, महंगा। राइट? तो मैं कहता हूँ चिली फ्लेक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा, जिंजर पाउडर का बहुत बड़ा मार्केट है। गार्लिक पाउडर का बहुत बड़ा मार्केट है। इनको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करिए, केमिकली फ्री रखिए, ऑर्गेनिक है तो बहुत तेज़ी से आपको डिमांड आएगा, और इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। अभी आप एक चीज़ देखी होंगी, डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे गोभी हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा, अभी कुछ दिनों के बाद गोभी 2 रुपये 4 रुपये बिकेगा। उस समय आप उसको लें, कट करें, उसको डिहाइड्रेट कर दें। डिहाइड्रेट एक मशीन के थ्रू करिए, उसकी पानी निकाल दीजिए। आफ्टर 6 मंथ 10 मंथ जब कभी भी आप उसको पकाना होगा तो गर्म पानी के अंदर उसको डालिए, और जब आप उसको बना के खाइएगा तो सेम टेस्ट आपको गोभी का मिलेगा। सर टेस्ट तो सेम मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या न्यूट्रिटिव सेम वैल्यू सेम 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 सेम, रहेगी? क्योंकि आप सिर्फ पानी निकाल रही हैं, उसको डिहाइड्रेट कर रही हैं, आप उसको सुखा नहीं रही हैं। सन ड्राई करिएगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप जब डिहाइड्रेटर में डालकर उसको डिहाइड्रेट करेंगे तो सेम मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
आप जब कभी फ्लाइट लेती हैं तो उसमें राजमा चावल या पोहा का आपको ऑप्शन दिया जाता है। जब वो करती हैं तो ये एयर होस्टेस क्या करती हैं, पाउच को कट करती हैं, गर्म पानी के अंदर उसको डालती हैं और बोलती हैं 5 मिनट बाद मैम इसको खोल लें। और जब आप खोलती हैं तो वही टेस्ट, वही फ्रेगनेंस आपको मिलता है, बड़ा आप आसानी से खाती है। ये क्या होता है, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पैक किया गया है। सेम चीज़ें हैं, इसका बहुत बड़ा मार्केट है। आज की डेट में इंडिया के फॉरबिडन राइस की बहुत बड़ी मार्केट है। ब्लैक राइस का डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये इंडिया के अंदर भी है और आप फॉरेन के अंदर भी है, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।